नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इतनी खींचातानी क्यों चलती रहती है? कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेके, कभी लेजिस्लेटिव पावर को लेके, कभी फाइनेंशियल पावर्स को लेके लगातार कुछ ना कुछ कशमकश चलता रहता है। खास करके आपने डिबेट सुने होंगे जब दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार के बीच में कहासुनी होती रहती है। ये सब क्यों होता है दोस्तों? दिस इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इंडिया फॉलोज, which is called the quasi-federal system of government। अब ये जो क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बीच की बात है। तो इस वीडियो में दोस्तों वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC prep, and before we start this video I would like to tell you something about our one-to-one mentorship program. In this one-to-one mentorship program, you can freely avail the mentorship at Shriram's IAS। आपको किसी भी किस्म का confusion है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, किसी भी किस्म का confusion है रिलेटेड to anything in the syllabus, you can come to Shriram's IAS and avail this one-to-one free mentorship from our expert mentors। अब दोस्तों वीडियो की तरफ जाते हैं and we will try to understand the unitary form of government and the federal system of government। तो क्या है ये unitary system? unitary system की दोस्तों बात करें, सबसे पहली चीज जो पढ़ना है is about the structure of this government। अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। यहां पर प्रोविंसेस के पास या कहीं स्टेट्स के पास रीजनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके पास उतना पावर नहीं होता है। ना ही लेजिस्लेटिव पावर रहता है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है, ना ही फाइनेंशियल पावर रहता है। सारी पावर कंसंट्रेटेड रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यूनाइटेड किंगडम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इट हैज बीन अ यूनिटरी सिस्टम। वहीं इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा फर्क है। यूएसए की बात करें तो वो एक अलग ही एक्सट्रीम पर है, वेयर द फेडरल सिस्टम, ट्रू फेडरलिज्म एग्जिस्ट। तो स्ट्रक्चर की बात करते हुए देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द सुप्रीम अथॉरिटी। अब आप सोच के देखिए, भारत में ऐसा हो सकता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना पावर नहीं है? होता है, बट स्टेट्स की इंडिया में जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑल्सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो भी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। इट्स एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। It is not a subordinate to the central government. It's a different federating unit, but कुछ जगह ऐसा होता है। For example, in the emergency के समय the whole administration of the state government goes to the central government. Central government also takes over the legislative power, financial power of the state government. But unitary system में ऐसा नहीं होता। यूनिटी सिस्टम में ध्यान से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द सुप्रीम अथॉरिटी। स्टेट्स आर एडमिनिस्टर्ड यूनिट्स, दे आर नॉट सॉवरेन यूनिट्स। ये एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेट्स के पास उतनी पावर है ही नहीं कि वो सॉवरेन बने, कि वो अपनी खुद के डिसीजन ले सके। कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड अमेंडेबल बाय द सेंटर। अब यूनाइटेड किंगडम को देखिए, इट डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच इट हैज comes from conventions, from the rulings, from the customs, from the laws on the statutes passed by the parliament, and that is the reason it's very flexible in nature। वहीं पे आप भारत के संविधान की बात करें या फिर यूएस के संविधान की बात करें, इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर समय कम फ्लेक्सिबल होगा या फिर थोड़ा रिजिड होगा कंपेयर टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ओपन एंडेड होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द रीजन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस जनरली आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है उसको चेंज करने की। अगर आप फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ इंडिया जैसे फेडरेटिंग क्वासी फेडरल सिस्टम में या फिर यूएस जैसे फेडरल सिस्टम में एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे तो दोस्तों क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर संविधान को चेंज करती रहेगी, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है।
स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि वो ही अपना नेचर बदलते रहें। एंड दैट इज द रीजन उन दोनों के बीच, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अ बिट रिजिड। अगले इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ देखते हैं, विच इज द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर ध्यान से देखिए तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। भैया डिसीजन मेकिंग फास्ट क्यों होगी? उसका सिंपल सा कारण है कि सारा पावर डिसीजन मेकिंग का एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। यहां पे फेडरेटिंग यूनिट नहीं है जो आपके डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की बाधा ला सकती है। एंड दैट इज द रीजन दैट डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट फास्ट। यूनिफॉर्म पॉलिसी रहेगी पूरे देश के लिए। भाई रीजनल गवर्नमेंट्स तो है ही नहीं जो अपनी अलग अलग पॉलिसीज बना लें। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है या फिर पार्लियामेंट ने बनाई है और वो पूरे देश पे लागू होगी। दैट इज द रीजन इट हैज यूनिफॉर्म पॉलिसी। और नेशनल इंटीग्रेशन तो रहता ही है ऐसे देशों में। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर। कोई फेडरेटिंग यूनिट नहीं है, कोई सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज भी नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्सेस बहुत है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नहीं है। दैट इज द रीजन नेशनल इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा होता है। बट दोस्तों इस तरह के देश होते भी साइज में छोटे हैं। आप देखिए एग्जांपल देखिए, चाइना का एग्जांपल बस मत देखिए, बहुत बड़ा देश है बट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अलग है। फोर्सफुली वहां पर एक वन सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, डेमोक्रेसी इतने अच्छे से स्टैब्लिश नहीं है। एंड दैट इज द रीजन they do have a very strong central government and a unitary system। जिस दिन चाइना में दोस्तों डेमोक्रेसी ट्रूली आई उस दिन हो सकता है वो देश डिसइंटीग्रेट हो जाए। सो चाइना इज वन एग्जाम्पल, यूके ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इट्स द एग्जाम्पल, फ्रांस is the example where the central government holds huge power and Japan। अब आप इन तीनों कंट्रीज को देखिए, चाइना being the exception, ये तीनों कंट्रीज छोटी हैं साइज में। और वहीं पर आप इसको कंपेयर करिए फेडरल सिस्टम से, कंट्रीज देखिए, यूएस कितना बड़ा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया इट्स अ वेरी बिग कंट्री, कनाडा वेरी ह्यूज, इंडिया ह्यूज कंट्री। और ह्यूज कंट्री जब होती है तो क्या होता है दोस्तों, फेडरेटिंग यूनिट्स या फिर रीजनल लेवल पे अलग प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, लोकल इश्यूज अलग होते हैं। That is the reason why federating units are very important। There has to be a state government and that has to be an independent, sovereign, democratically elected state governments। इससे क्या होगा? सिंपल, रीजनल डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है for the reason that the integration in the country is there। Or else what will happen if you do not look towards the demand of a particular region? तो दोस्तों कभी भी देश को डिसइंटीग्रेट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वी हैव टू एट एनी कॉस्ट लुक एट द डिमांड्स ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स। और ये बड़े देशों में एक ह्यूज पॉसिबिलिटी होती है कि सक्सेशनिस्ट या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उग जाएं। और बात करते हैं फंक्शनिंग, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग कैसे करती है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर रीजनल गवर्नमेंट्स, देख ही लिया अपन ने। लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट द सेंटर्स डिस्क्रिशन। जब भी लोकल गवर्नमेंट को चाहे तो किसी भी तरह का एक तरह से अथॉरिटी के साथ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट टू डू डिफरेंट थिंग्स। मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग हो या फिर कोई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो, डिपेंडेंसी हमेशा लोकल गवर्नमेंट की रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द सेंट्रल लॉज आर एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली। यहां पर अपन ने देखा यूनिफॉर्म पॉलिसीज आर देयर एंड यूनिफॉर्म लॉज आर देयर फॉर द होल country। Now what are the weaknesses here? There are weaknesses of all kind of systems। ऐसा नहीं है कि फेडरेटिंग यूनिट्स आर परफेक्ट, फेडरल सिस्टम इज परफेक्ट या यूनिटरी सिस्टम इज परफेक्ट। हमेशा कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती है। यहां क्या वीकनेस है दोस्तों? ओवर सेंट्रलाइजेशन, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। एंड दैट इज द रीजन मे बी देयर विल बी डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन दैट they doesn't want to live with the central government, they want to make a separate state for themselves। यही मैं वो कह रहा हूँ जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी या सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज रहती हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स की या रीजन्स की। सप्रेशन ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी, लोकल ऑटोनॉमी टोटली सप्रेस हो जाती है बिकॉज पॉलिसीज आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉज आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड ऑन द होल कंट्री। Lack of regional participation in governance
in policy making, in administration, everything. अब देखिए फेडरल सिस्टम, कंट्रीज, यूएस अ ट्रू फेडरल कंट्री, जहां पर द स्टेट्स हैव केम टुगेदर एंड मेड एन अरेंजमेंट दैट देयर शैल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट. सो फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, जो मैं फेडरेटिंग यूनिट्स बार बार बोल रहा हूं, उसका मतलब यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके पास अपनी बहुत ज्यादा सॉवेरन इंडिपेंडेंट पावर हैं. दे आर ऑल्सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स. जो गवर्नर्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं यूएस में. जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उनके, न्यूयॉर्क का स्टेट हो, कैलिफोर्निया का स्टेट हो, गवर्नर अपने आप में एक बहुत बड़ा आदमी होता है. सेम थिंग इज नॉट फॉलोड इन इंडिया, इफ यू रिमेंबर दैट. गवर्नर होते हैं बट ही इज और शी इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एक अजीब सा सिस्टम नहीं है दोस्तों भारत के अंदर. एक तो अपन उसको फेडरेटिंग यूनिट बोल रहे हैं, means it's a federal country which has federating unit, which has different state governments, और साथ ही में these state governments are democratically elected by the people. पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में एक अलग हो सकती है, सेंट्रल पे एक अलग हो सकती है, जो रूल कर रही हो, जो मेजॉरिटी में हो. पर जब गवर्नर की बात होती है तो इंडिया के अंदर जो गवर्नर है, दैट पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बट इज अपॉइंटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सेंट्रल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है लोकल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे कहें. That is the reason why India is not called as a true federating state or true federal state. Rather, India is called as a quasi-federal state. तो federal system के क्या structures हैं? We are going to study that. Structures को अगर देखें तो 2 or more levels are there. भाई 2 भी हो सकता है, more भी हो सकता है. इंडिया में एक 3rd level है, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1990s में जो आया था, और उसके थ्रू देर आर पंचायत, देर आर म्यूनसिपैलिटीज इन दिस कंट्री. और उन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के भी इलेक्शंस होते हैं. दे आर ऑल्सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जिनके कुछ ना कुछ काम होते हैं लोकल लेवल पे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिक्स. तो भारत के अंदर तो 3 फेडरेटिंग यूनिट है. वहीं पे आप देखिए 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं. मतलब द सेम सेट ऑफ पीपल will be governed by 2 governments or 3 governments. भाई इस शहर के जो लोग हैं उसके ऊपर एक म्युनिसिपैलिटी है, फिर ये शहर एक स्टेट में आएगा तो स्टेट की गवर्नमेंट है, और ये इसी शहर में रहने वाले लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गवर्न हो रहे हैं. तो आपको नहीं लगता है कि ये जो शहर के लोग हैं इसके ऊपर म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों के तीनों गवर्नमेंट इस पर राज कर रहे हैं. राज करने का मतलब नहीं कि आर्बिटरीली, बट द गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय द पीपल. इट इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड दैट इज द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय अब्राहम लिंकन. वेरी इंपॉर्टेंट, very very important definition to define what democracy truly is. Government of the people, for the people and by the people. Division of powers in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो रिटर्न होगा. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसमें डिवीजन ऑफ पावर होगी. अगर आपने एक सेपरेटिंग यूनिट बनाई है अलग से तो भाई उसको पावर्स भी देने पड़ेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. देन व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स? अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. पॉलिटिक्स में भी डाइवर्सिटी है, पॉलिसी में भी डाइवर्सिटी है, लॉ मेकिंग में भी डाइवर्सिटी है. एक सेंट्रल लॉ बना के सब जगह यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट ऐसा नहीं है. बिकॉज द कंट्री इज बिग, डाइवर्सिटी इज बिग, एंड दैट इज द रीजन वाई डिफरेंट रीजन्स will have different governments, and these different governments may make their own policies, their own laws, which will be implemented by the government chosen by the people of that state. So it accommodates diversity. Local self governance भी रहती है, पंचायत देखा अपन ने, म्यूनसिपैलिटीज देखा. Then the power sharing and decentralization. Decentralization is a very important concept in today's economy. डिसेंट्रलाइज, अगर लोकल लेवल पे आपके बड़े बड़े डिसीजंस होने लगे तो दोस्तों बहुत आगे जाता है देश. चाइना के अंदर एक बात अच्छी है कि पॉलिटिकली अगर देखें तो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, इट्स नॉट अ फेडरेटिंग यूनिट.
इट्स नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट। बट अगर लोकल लेवल पे इकोनॉमी में देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंसेस एंड इकोनॉमी, लोकल लेवल पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हो जाते हैं चाइना में, एंड दैट इज द रीजन बहुत तेजी से वो देश आगे भी बढ़ा है। साथ में फंक्शनिंग अगर देखें फेडरल सिस्टम की, सो इट हैज डुअल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स इट हैज, एक सेंटर पे एक स्टेट पे, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पावर्स देना पड़ेगा आपको, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो क्लियरली पावर्स डिफाइन कैसे होंगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, फिर लड़ाइयां होती रहती हैं, खींचातानी होती रहती है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी हैज टू बी देयर एज एन रेफरी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर दो स्टेट के बीच या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट है, उसको सेटल करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। भारतीय संविधान में ये पावर अंडर आर्टिकल 131 हैज बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द वीकनेसेस? जैसे अपन ने देखा वीकनेसेस तो हमेशा हर सिस्टम में रहती हैं, तो फेडरल सिस्टम की वीकनेस क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार होते रहते हैं। इंडिया में भी देखिए आप, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को लेके, कभी लेजिस्लेटिव पावर्स को लेके। पिथ एंड सब्सटेंस का एक डॉक्ट्रिन यूज होता है यहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रिवर वाटर डिस्प्यूट्स देखोगे तो वो भी लगातार होते रहते हैं। अनइवन डेवलपमेंट, भाई किसी एक गवर्नमेंट के अंडर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वर्सेस कुछ एक दूसरे गवर्नमेंट के अंडर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। Unfortunately, we have seen the eastern part of India, the governments, although are democratically established government, they are very sovereign government, but the development has not taken place with the speed it should take place. Whereas if you see the other states such as Tamil Nadu, states such as Delhi, states such as Maharashtra, बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो ये एक रीजनल डिस्पैरिटी, अनइवननेस इन डेवलपमेंट हमेशा बनी रहती है। दूसरी चीज कॉम्प्लेक्सिटी इन गवर्नेंस। आप संविधान में देखेंगे तो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि सेंटर स्टेट के बीच का रिलेशन ठीक रहे, बना रहे, बट फिर भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। और इसी तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थ्रू दीज माइंड मैप्स वी आर गोइंग टू कम अप एंड सॉल्व फॉर यू, so that you can understand these concepts deeply and they become the part of your preparation like never before. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.